हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रीवियस बैंकर्स। ऑलरेडी ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे क्योंकि 5 to 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन एंड आंसर एक और एक केस स्टडी इसका हम लोग एक अलग से कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले ये बुक के क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है कि मनी सप्लाई रेफर टू, मनी सप्लाई किसे बोलते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी में मनी का जो सर्कुलेशन होता है उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। तो इसमें द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ, नैरो मनी हम लोग M1 को बोलते हैं। M1 को हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या बोला था कि पब्लिक COD से याद रखिए कि करेंसी विथ पब्लिक, O से अदर डिपॉजिट विद RBI, D से डिमांड डिपॉजिट। अभी D से डिमांड डिपॉजिट हो सकता है कि आपको अगर ऐसे शॉर्टकट याद नहीं है तो टाइम डिपॉजिट है कि डिमांड डिपॉजिट है, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसकी वजह से इसको पब्लिक COD से याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो नैरो मनी को हम लोग करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं। टाइम डिपॉजिट पेड ऑन डिमांड, जिसको डिमांड पे पे किया जाएगा वो तो डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। नॉट पेड ऑन डिमांड, डिमांड पे नहीं पे किया जाएगा, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको फिक्स किया गया है। अभी देखिए पब्लिक का पैसा है, जिसका भी पैसा है वो जाएगा और बोलेगा कि नहीं मुझे ये पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो FD में हो या RD में हो। प्री मेच्योर क्लोजर तो करा ही सकता है ना। तो अगर उसने डिमांड की है तो पे हो सकती है, लेकिन मोस्टली नॉट पेड ऑन डिमांड होता है क्योंकि एक टेन्योर के लिए इसको फिक्स किया गया होता है। नेक्स्ट है कि रिलेटिवली लेस लिक्विड दैन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट। ऑब्वियस है कि कैश और डिमांड डिपॉजिट के कंपेयर में टाइम डिपॉजिट लेस लिक्विड है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा D, बोथ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड डिपॉजिट किसे बोलते हैं। जो पेड ऑन डिमांड होता है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जब मर्जी है जाके निकाल लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए ATM से, ये सब से। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन के बारे में क्या इसमें बराबर दिया गया है। राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो भी पैसे है उसकी कीमत वो घटा देती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ज़्यादा पैसों में कम चीज़ें खरीद पाते हैं। तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस इंडेक्स यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए प्राइस इंडेक्स कौन सा यूज होता है इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइस एट, कौन से लेवल पे करता है, तो रिटेल लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो प्राइस मेजर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स के क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम केस स्टडी। एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे जो भी हमने अभी चैप्टर कंप्लीट किया उसके बेस पे है। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है कि RBI रिलीज फॉलोइंग बिलो डेटा विच इज़ मेंटेन फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। फोर्टनाइटली को 14 नाइट बोल सकते हैं, 14 डेज या 2 वीक बोला जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट M1, M2, M3, M4 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये जो रुपए दिए हैं वो बिलियंस में होंगे। करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है 20072। कैश विथ बैंक कितना है, करेंट अकाउंट में बैलेंस दिए हैं, सेविंग अकाउंट में दिया है, पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट है जिसमें से सेविंग अकाउंट इंक्लूड है, इतना सेविंग अकाउंट का अमाउंट है। टर्म डिपॉजिट दिया गया है, अदर डिपॉजिट विथ RBI। अदर डिपॉजिट विथ RBI जो है जैसे कि CRR अभी 3% है, तो बैंकों का पैसा जो कैश के फॉर्म में RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है अदर डिपॉजिट की कैटेगरी में काउंट होता है। M1 कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक का COD आप याद रखिए, तो करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो M1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करेंसी सर्कुलेशन का करेंसी नहीं देखना है, करेंसी विथ पब्लिक देखना है। तो करेंसी विथ पब्लिक निकालने के लिए डायरेक्ट तो दिया नहीं है कि करेंसी विथ पब्लिक कितना है ये क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे कि उसको कैलकुलेट करेंगे। करेंसी विथ पब्लिक निकालने के लिए करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश हेल्ड विथ बैंक हो जाता है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा करेंसी विथ पब्लिक। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेशन में जो भी अमाउंट है माइनस कर देंगे कैश विथ बैंक, तो हमारा आ जाएगा करेंसी विथ पब्लिक। तो इसको यहाँ पे देखिए 20072 माइनस 2114, तो ये अमाउंट आ जाएगा अपना करेंसी विथ पब्लिक। नेक्स्ट है कि डिमांड डिपॉजिट विथ
बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के पैसे, तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के पैसे ले लीजिए। और तीसरा आ जाता है अदर डिपॉजिट विथ RBI, तो 502 ले लीजिए। तो टोटल अपना आ जाता है 30352। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, M2 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, COD, पब्लिक का COD प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो आपके पास M1 तो ऑलरेडी है, जो पब्लिक COD हम लोग बार बार बोल रहे हैं, और सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस हमें देखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग सेविंग डिपॉजिट दिया है, ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट है, तो 13169, तो वो ऐड कर दीजिए, तो आपका ये अमाउंट M2 आ जाता है। नेक्स्ट M3 देखेंगे। M3 कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक का COD प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। तो M1 ऑलरेडी है पब्लिक COD जो हम लोग बात कर रहे हैं, और टाइम डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट दिया हुआ है, तो ये ऐड कर देंगे तो M3 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है M4 के लिए हम M3 लेंगे और ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का ऑल डिपॉजिट लेंगे एक्सक्लूडिंग NAC मतलब अपना ये जो हो जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो लॉकिंग पीरियड में रहता है, उसको एक्सक्लूड करके सारे अमाउंट ले लेंगे, तो ये M4 कैलकुलेट हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हाट आर द 4 फंक्शन ऑफ मनी के 4 फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर अ टाइम, इट स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये चारों है तो ऑल द अबव हो जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन कि लिस्ट ऑफ दिए रहेंगे कि ये चारों में से मनी के फंक्शन कौन से नहीं हैं, किसी एक को गायब कर देगा, तो उसमें से आपको बताना होगा कि ठीक है ये जो है आपको ये चारों मालूम रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंक्शन ऑफ मनी इज़ यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन करता है, मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये मेजर ऑफ वैल्यू आ जाता है ये फंक्शन। नेक्स्ट है कि विच फंक्शन ऑफ मनी इज़ यूज्ड एज एन एग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर रिसीट एंड पेमेंट। फ्यूचर रिसीट एंड पेमेंट मतलब डेफर्ड पेमेंट जो हो जाता है ना, कि हम जैसे EMI है या कोई ऐसे क्रेडिट पे सामान लिया है, कुछ दिनों के बाद एक टाइम ड्यूरेशन है कि 1 महीने के बाद पैसा करेंगे, तो पेमेंट को कुछ दिनों के लिए डेफर कर दिया गया, रोक दिया गया, तो वो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड इन इंडिया फॉर पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए WPI यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ मनी कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट एंड नीड, तो ये अपना हो जाता है या स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया है वो है कि मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय RBI। कौन से बेसिस पे RBI मनी सप्लाई के डेटा को रिकॉर्ड और पब्लिश करता है, तो फोर्टनाइट बेसिस मतलब 14 डेज़ के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में कौन अफेक्ट करता है, प्राइस लेवल करता है, एक्सचेंज रेट हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, ग्रोथ ऑफ GDP, सब हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट द टर्म M1 नैरो मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नैरो मनी मतलब M1 पब्लिक का COD याद रखा है आपने, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। यहाँ पे सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन भी दिया है, तो जब पब्लिक बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हमें ध्यान रहे कि करेंसी विथ पब्लिक ही लेना है, करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं लेना है M1 के केस में। नेक्स्ट है कि अंडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट द टर्म ब्रॉड मनी इंक्लूड, क्या ब्रॉड मनी इंक्लूड करता है, तो ब्रॉड मनी मतलब M3 हमने देखा था, तो पब्लिक का COD प्लस क्या हो जाएगा कि टाइम डिपॉजिट हो जाएगा, और M2 के केस में क्या हो जाता है, पब्लिक का COD प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हो जाता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई मनी सप्लाई, मतलब नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई मनी सप्लाई जो होता है वो वेलोसिटी, मतलब इकोनॉमी में कितने पैसों की लेन देन हुई, एक्सचेंज हुई, उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी के रूप में जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इन इंडिया द WPI इज़ रिलीज बाई विच ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन से मिनिस्ट्री जो है वो WPI को रिलीज़ करती है। तो डिपार्टमेंट पूछा गया है तो स्पेशली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे जो है वो क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ, मनी के परचेजिंग पावर को कम कर देता है यानी पीपल के परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है इन्फ्लेशन।
तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी, इफेक्ट कौन कौन सा है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द निगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का निगेटिव इफेक्ट कौन कौन सा है, तो लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी, मनी का जो रियल वैल्यू है उसका उसमें कमी कर देता है, लॉस हो जाता है। डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज का शॉर्टेज हो जाता है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है, ज़्यादा पैसे मतलब महंगा है तो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो सामान तो कम प्रोड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ डेट, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीजिंगली एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड, मतलब कि जब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। और जब चीज़ों को बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगने लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी ज़्यादा लगने लगेगी, और उस कमोडिटी का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, नो सूटेबल अल्टरनेटिव अवेलेबल, तो उस केस में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। आगे है कि इन्फ्लेशन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंडेक्स इन करेंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर, मतलब यहाँ पे बेस ईयर से ही डिवाइड करना है इन 200, तो इस तरह से इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट होता है। हम बोलते हैं ना कि इतना % इन्फ्लेशन रेट है, तो वो कैलकुलेशन ऐसे होता है। दूसरा है कि द न्यू एक्सपेंडिचर पैटर्न आर अलाउड टू शो अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये आइडिया देता है कि बेस ईयर के कंपेयर में इस ईयर कितना प्राइस घटा है या बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो ये जो है जीडीपी डिफ्लेटर ही बताती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर, सो कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।